Good morning, students. Namaste. Myself, Seema Agarwal. I'm assistant professor at Jyoti Vidyapeeth University, Jaipur. So today we are going to discuss the topic rheumatoid arthritis. First of all, through the definition, its pathology, its characteristics for the assessment, characteristics, features, classification criteria. Then we will go through the medical, its conservative management, and then surgical management, and physiotherapy management. So these are the topics in like brief we are going to discuss. First of all, we'll discuss the what is rheumatoid arthritis. It's an autoimmune disease that results in chronic systematic inflammatory disorders that may affect many tissue and organs, but particularly attacks synovial joints. So whenever rheumatoid arthritis occurs, it particularly affects our synovial joint. It's an arthritis of synovial joint, and it may affect other organs and tissue also. It affects 1 to 3% of population, adult population, and if we will see the female-male ratio, then it is 3 to 1. 3 to 1. Females have more tendency, more prevalence. Peak age of onset of this disease is 35 and 45. Now diagnostic criteria, ये एक important criteria है जो आपको help करती है rheumatoid arthritis को other arthritis से differentiate करने में. So what are the specific features and diagnostic criteria है? So ACR, American Council of Rheumatology जो है उसकी criteria है. इसमें क्या क्या चीजें होती है? मॉर्निंग स्टिफनेस होगी मोर देन 1 आवर अराउंड द जॉइंट्स, और 6 वीक से ज्यादा हो गया मॉर्निंग स्टिफनेस होते हुए अगर, तो हम वो पॉइंट देखेंगे. देन हम आर्थराइटिस का जो सिम्टम्स होता है, पेन एंड इन्फ्यूजन मोर देन 3 जॉइंट्स ऑफ द 7 जॉइंट्स ग्रुप, और मोस्टली स्मॉल जॉइंट्स को हम देखते हैं. कौन कौन से जॉइंट्स? PIP, MCP, रिस्ट, एल्बो, एंकल, MTP, और उसको भी होते हुए अगर 6 वीक से ज्यादा होते हैं, देन वी विल हैव सम कंसर्न. Then arthritis of the hand joints, same thing. PIP, MCP, wrist more than 6 weeks हो गए. Systemic arthritis है एटलीस्ट 1 एरिया में हमारे more than 6 week हो गया है. Then rheumatoid nodules present है, हो सकता है. एंड देन जो हम अगर ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो rheumatoid फैक्टर जो है वो पॉजिटिव आने के पॉजिटिव आता है अगर. उसके अलावा जो रेडियोलॉजिकल प्रेजेंटेशन होगी, रेडियोलॉजी में हमें चेंजेस देखेंगे, आर्थराइटिक चेंजेस देखेंगे. देन उसके बेसिस पे क्लासिफाई की जाती है रूमेटाइड को. ठीक है, रूमेटाइड डिजीज को. तो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, सीरोलॉजी टेस्ट देखी जाती है, एक्यूट फेज रिएक्शंस देखे जाते हैं, ड्यूरेशन देखा जाता है. ड्यूरेशन हमने देखा है कि 6 वीक्स ऑलमोस्ट से अगर कम है तो उसको हम 0 स्कोर वगैरह दे देते हैं. अगर 6 वीक्स से ज्यादा है देन हम उसकी स्कोरिंग करते हैं. 1 जॉइंट इन्वॉल्व है तो 0, देन 2 to 10 जॉइंट्स इन्वॉल्व है देन 1 स्कोर. ऐसे करके हमारी कुछ क्लासिफिकेशन होती है. क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो 6 से 10 तक की स्कोरिंग का चलता है. So this is how we do the classification on the basis of scoring. Now pathology, जो classification on the basis of scoring वो आपके general idea के लिए है. अगर आप याद रख सकते हो तो better है, नहीं याद रख सकते हो then still just know that in this way आपकी classifications होती है, ये scoring होती है. Then पैथोलॉजी इसमें बोथ जेनेटिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है इसमें. अर्ली इवेंट में रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग मैक्रोफेजेस विद द टी सेल्स. कुछ ना कुछ हमारे सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हुई, उसकी वजह से ये एक्टिवेट हो सकता है. और HLA-DR4 जो हमारी जेनेटिकल प्रेजेंटेशन होती है वो एसोसिएटेड देखी गई है इसके साथ, और इट इज डिफाइंड एज एन एंटीबॉडी अगेंस्ट IgG. सो IgG एंटीजन जो है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होती है ये इसमें देखी गई है. IgM रूमेटाइड फैक्टर्स भी क्लिनिकल लेबोरेटरीज में देखा गया है.
So these are all pathological basis of the rheumatoid arthritis. Then इसमें क्या क्या चीजें मिलती है, हमारी सेलुलर इन्फ्लामेशन मिलती है. सो इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट कैविटी वो इंटेंस हो सकता है. मोनोसाइट्स जो होते हैं वो मोस्ट रेस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनिटी टिश्यू डिस्ट्रक्शन के, और न्यूट्रोफिल्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेडेड होते हैं. और अल्टीमेटली वो डिग्रेडेशन करता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का, मेनिस्काई का, लिगामेंट का विदाउट रिस्ट्रिक्शन. ओके. देन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी हमारे क्या कहते हैं इसकी प्रोसेस को इंसाइट कर सकता है, लाइक इनिशिएट कर सकता है. और देयर हैज बीन फाउंड कि आरए और हर्पीज वायरस के बीच में भी काफी ज्यादा कोरिलेशन देखा गया है. देन साइनोवाइटिस इसमें प्रेजेंट होगा. साइनोवाइटिस जो है दैट मीन्स जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लामेशन होगी. देन वहाँ पे अगेन जो इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में होता है कि मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स ये सारे आ जाते हैं. सो साइनोवियल चेंजेस साइनोवाइटिस में देखा जाता है. देन रूमेटॉइड नोड्यूल एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. तो सेंट्रल फिब्रोनाइट नेक्रोसिस अराउंड द पैलेट्स ऑफ द हिस्टोसाइट्स. तो हमारे जो क्या कहते हैं वहां पे इंफ्लामेटरी प्रोसेसेस जब होती है उसके बाद वहां पे फिब्रोनाइड नेक्रोसिस होके वो नोड्यूल के फॉर्म में चेंज हो जाता है. सो ये हमारा रिपेटाइड नेक्रोसिस होता है. ये 30% ऑफ द केसेस में देखा गया है. अगर अब हम रिपेटाइड आर्थराइटिस को स्टेजेस में डिवाइड करें कि क्या स्टेजेस होते हैं इसके, तो इसके 3 स्टेजेस होते हैं. सबसे पहला स्टेज होता है प्रोलिफरेटिव स्टेज, जो हमारा इंफ्लेमेटरी स्टेज होता है. यहाँ पे पेन होगी, स्वेलिंग होगा, R1 रिस्ट्रिक्टेड होगा, नर्व कंप्रेशंस वगैरह देखने को मिल सकती है. देन हमारा डिस्ट्रक्टिव फेज होता है. डिस्ट्रक्टिव फेज में हमारा क्या कहते हैं, अब साइनोवियल का इरोजन होना स्टार्ट हो चुका होता है और जो इरिवर्सिबल होता है. जो चेंजेस हो गए, जो डिस्ट्रक्शन हो गया ऑलरेडी, वो रिवर्सिबल नहीं होता है. देन रिपरेटिव फेज होता है. जब डिस्ट्रक्शन हो गई तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी फिजियोलॉजिकली खुद उसको हील करने की कोशिश करती है. अब वो हीलिंग रिवर्सिबल होके नॉर्मल में तो नहीं जाती है, तो वहाँ पे फाइब्रोसिस होने लग जाती है, एडहेशन होने लग जाता है, एंकाइलोजिंग होने लग जाती है, एंकाइलोसिस हो जाती है, फिक्स डिफॉर्मिटी होने के चांसेस हो जाते हैं. अब क्या है, हम इसको प्रेजेंटेशन अगर इसका देखें कि लाइक कितनी बार होता है, कैसे होता है. आज इंफ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हुआ, 2-3 महीने ये चेंजेस रहे, फिर सबसाइड कर गया, ओके ठीक हो गया. देन अगेन चांसेस होते हैं कि फिर से इंफ्लेमेटरी प्रोसेस, फिर से चेंजेस आए बॉडी. सो ये इसका प्रेजेंटेशन होता है डिजीज की थ्रू आउट द लाइफ. प्रेजेंटेशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो मोनोसाइक्लिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है जिसमें ओनली वन अटैक आता है, वन टाइम ओनली सिस्टमिक चेंजेस आते हैं, इन्फ्लेमेशन आते हैं, देन फिर से दोबारा इन्फ्लेमेटरी फेज वाला स्टेज वापस से नहीं आता है. देन पॉलीसाइक्लिक होता है, वेरिएबल ड्यूरेशंस होती है, सीवियरिटी ज्यादा होगी और इंटरवल्स होंगे. एंड प्रोग्रेसिव होगा. प्रोग्रेसिव लाइक हुआ एंड वो चलता ही रहा. It hasn't subsided, it hasn't stopped. Okay, so this is presentation of the rheumatoid arthritis. Then clinical manifestation की अगर बात करें तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में भी देखा है कि क्या क्या मैनिफेस्टेशन है. तो पॉलीआर्थ्राल्जिया होगी, लाइक पेन होगा जॉइंट्स में, मॉर्निंग स्टिफनेस, फटीग. उसके बाद फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड मॉर्निंग में ही क्या कहते हैं हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग दिखना, लिमिटेड जॉइंट ऑफ मोशन होना. उसके बाद फिर हमारी जो मोस्टली स्मॉल जॉइंट्स हैं, हैंड्स वगैरह के, फीट्स वगैरह के, वो काफी ज्यादा सिम्टोमेटिक रहेंगे. सारे सिम्टम्स उनमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है. साथ साथ में अगर डिजीज प्रोग्रेसिव हो जाती है तो अल्ना डेविएशन, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, कॉटिनियस डिफॉर्मिटी काइंड ऑफ क्या कहते हैं डिफॉर्मिटीज बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है. जैसे हमने डेफिनेशन में बात किया कि अदर देन जॉइंट्स यहाँ पे अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यू भी इन्वॉल्व आते हैं, तो वो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन की तरह देखा जाता है. ओके. और वो कब होता है, जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस रूमेटॉइड फैक्टर जो है वो हाई हो और सीवियरिटी ज्यादा हो डिजीज की, और मोर्टेलिटी रेट तो इसकी वजह से फिर इंक्रीज हो जाती है लाइक. तो कहाँ कहाँ ये देखने को मिल सकता है, हार्ट में, ठीक है, लंग्स में, आईज में, नर्वस सिस्टम में, किडनी में, हमारे ब्लड सिस्टम में भी, होम्योपैथिक सिस्टम में भी इसका इफेक्ट होता है. वेस्कुलाइटिस होने के चांसेस होते हैं, Sjogren's सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं. सो देयर आर सो मेनी सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी ऑर्गेनिक टिश्यू जहाँ पे हमारा आर्थराइटिस जो होता है वो इफेक्ट करता है. देन अगर हम जॉइंट वाइज देखें कि हमारे सर्वाइकल स्पाइन में क्या कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस का क्या मोस्टली इफेक्ट होता है,
तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है कि एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन हमें दिख सकती है, हम बैसिलर इन्वेस्टिगेशन वगैरह दिख सकती है, हमारा नेक पेन, न्यूरोलॉजिक इन्वॉल्वमेंट, माइलोपैथी एंड रेटिकुलोपैथी। सो स्पाइन के जिस भी एरिया को ये मोस्टली अफेक्ट करेगा उस एरिया का पेन, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, रेडिकुलोपैथी, माइलोपैथी वहाँ पे दिखेगी। सो अगर रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है किसी भी पेशेंट्स को और एक बार अटैक हुआ या फिर प्रोग्रेसिव है या रिकरेंट है, तो हमें स्पाइन पे खास करके फोकस रखना होता है, बिकॉज अल्टीमेटली वो हमारे जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उसको अफेक्ट करते हैं। तो वी मस्ट गो थ्रू क्रॉस स्टेबल एग्जामिनेशन फॉर द स्पाइन। उसके बाद फिर हमारी जिस भी एरिया की होगी उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, अब हमारा अगर हैंड और रिस्ट में देखें देन अगेन हमारा अल्नर कार्पल कॉम्प्लेक्स है, उस पे इफेक्ट दिखेगा, कार्पल जॉइंट्स पे हमारी डिफॉर्मिटीज, बॉटनियर्स डिफॉर्मिटीज वगैरह आती है। सो दिस आर अबाउट दैट। हमारे टेंडन्स की रप्चर वगैरह के भी चांसेस हो जाते हैं लेटर ऑन स्टेज में, और अल्नर ड्रिफ्ट वगैरह, अल्नर ट्रांसलोकेशन, डिसलोकेशन, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने बोला स्वान नेक डिफॉर्मिटी या बॉटनियर्स डिफॉर्मिटी होती है, तो स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्या होती है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द पीआईपी जॉइंट हो जाता है विद द फ्लेक्शन ऑफ द टीआईपी जॉइंट। देन बॉटनियर डिफॉर्मिटी में हमारा हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द टीआईपी जॉइंट होता है, एमसीपी जॉइंट फ्लेक्शन में चला जाता है ऑफ पीआईपी जॉइंट्स। देन लैटरल डिस्लोकेशन ऑफ एनी अदर आईपी जॉइंट्स, किसी भी जॉइंट्स की हमारी लैटरल डिस्लोकेशन हो सकती है। ओके, so these are like so many systems, so many joints that involve in rheumatoid arthritis. Okay, and then rheumatoid foot, जब हमारे फुट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है तो हम पर्टिकुलर इस कंडीशन को rheumatoid फुट भी कहते हैं, जिसमें हमारे मेटाटार्सल्जिया दिखेगी, क्लॉज फुट दिखेंगे, हाइपरप्रोनेशन दिखेगा फुट का, और टेबी जो हमारे टेलोनेविकुलर जॉइंट्स हैं या अदर जॉइंट्स हैं फुट के अंदर, उन सब की आर्थराइटिक्स वगैरह हमें देखने को मिल सकती है। अब हम अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो मैंने जैसे पहले बोला कि आप क्या कहते हैं ब्लड फैक्टर का टेस्ट करोगे, ठीक है। देन हमारा साइनोवियल फ्लूइड की एनालिसिस करते हैं कि उसमें कितनी ज्यादा क्या कहते हैं हमारे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस वगैरह है, सी रिएक्टिव प्रोटीन देखते हैं बिकॉज हमारा सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होता है उसमें। और उसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट होते हैं जो किया जाता है। एक्सरे, एक्सरे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस फैक्टर होता है बिकॉज उसमें वियर एंड टियर, साइनोवियल जॉइंट कितना इन्वॉल्व है, कितना इरोजन हुआ है, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसके कितनी फाइब्रोसिस है हीलिंग स्टेज में, अगर स्टेज हो चुकी है देन अगर डिफॉर्मिटी है, पेशेंट्स में क्या चेंजेस, क्या डिस्प्लेसमेंट हुई है, कितनी एनालिसिस हुई है, ये सारा देखने में एक्सरे हमारा हेल्प करता है। देन हमारा ट्रीटमेंट पोर्शन, ट्रीटमेंट पोर्शन की अगर हम बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमारा ड्रग्स, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स चलते हैं, एनसेट्स चलता है इन्फ्लेमेशन के लिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह चलेंगे इन्फ्लेमेशन के लिए। उसके बाद फिर ड्रग मॉडिफाइड एंटी रूमेटाइड ड्रग्स होते हैं, एक स्पेशल कैटेगरी होती है ड्रग्स की जो सिर्फ रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए यूज करते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स उसमें यूज होते हैं जो उसको हम इन टोटल डिजीज मॉडिफाइड, ड्रग मॉडिफाइड एंटी रूमेटाइड ड्रग्स बोलते हैं। ओके, देन इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं हमारे, बहुत सारे टाइप्स के ड्रग्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। देन सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट अगर मेडिकल मैनेजमेंट से नहीं हो रहा है, डिजीज प्रोग्रेसिव है या रिकरेंसीज की ज्यादा है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट के भी ऑप्शंस देखे जाते हैं, जिसमें हमारा भी सैनोवेक्टोमी है क्योंकि सैनोवियर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, आर्थ्रोप्लास्टी वगैरह की, आर्थ्रोरोसिस हो सकता है, टेंडर ट्रांसफर वगैरह, जो भी हमारी सर्जरी उस पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से लगेगी वो मेडिकल टीम जो है वो ऑप्ट आउट करती है। नाउ फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट, फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर आपके पास पेशेंट आता है तो आप असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन करते हो, आप यहाँ पे असेसमेंट करके ऑब्जर्वेशन ऑफ बेसिस के प्रिंसिपल पे सारी असेसमेंट करोगे, पोस्चर, स्ट्रेंथ, मसल पावर, जॉइंट, गेट, फंक्शन, सारी चीजों को आपने देख लेना। आपके पास डायग्नोसिस फिक्स है, वो आपने या तो रेफरल के साथ आएगा या फर्स्ट टाइम भी पेशेंट आपके साथ आ सकता है, तो आपने डायग्नोसिस ले लेनी है कि ये हमारा रिपेटेड आर्थराइटिस है। देन उसके बाद अगेन आपको ये जो आपकी फिजिकल असेसमेंट्स हैं सारे सारे फिजिकल असेसमेंट्स और फंक्शनल असेसमेंट्स कर लेने हैं। उसके बाद आपने अपना ट्रीटमेंट गोल डिसाइड करना है। तो सबसे पहला गोल क्या होगा, हमारे प्रोटेक्ट करना है जॉइंट को फर्दर डैमेज से। किसी भी आर्थराइटिस के कंडीशन में हमारा कोई सा भी आर्थराइटिस अगर हम लेते हैं तो हमारा फर्स्ट गोल हो जाता है पेशेंट के लिए फर्दर डैमेज से पेशेंट को प्रोटेक्ट करना, देन पेन रिलीफ, डिफॉर्मिटी प्रोटेक्ट प्रिवेंट करना, अगर डिफॉर्मिटी अब तक नहीं आई
तो डिसेबिलिटी प्रिवेंट करना, फंक्शनल कैपेसिटी को इंक्रीज करना, फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, रेगुलर एक्सरसाइज के लिए इंक्रीज करना, जनरल फिटनेस ऑल टुगेदर इंप्रूव करना। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट में जो हमारा पेन रिलीफ के लिए है या डिजीज की प्रोग्रेशन या इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए हम कोल्ड थेरेपी, कॉन्ट्रास्ट बाथ वगैरह जैसे कंडीशंस जो होते हैं वो यूज करते हैं। इवन वैक्स बाथ भी जो होती है, अगर इन्फ्लेमेटरी फेज नहीं प्रेजेंट है और स्टिफनेस है ज्यादा जॉइंट में, तो हम वैक्स बाथ वगैरह जैसे भी टेक्निक्स यूज करते हैं, हीट थेरेपीज वगैरह। उसके अलावा टेंस, SWT, शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ के लिए हम क्या कहते हैं, पेन वगैरह करने के लिए इन्फ्लेमेटरी फेज अगर नहीं प्रेजेंट है अभी तो हम करते हैं। देन एक्सरसाइजेस, बहुत सारे एक्सरसाइजेस हमारे क्या कहते हैं चल रहे होते हैं फॉर थ्रू आउट द एक्यूट फेज, रिकवरी फेज एंड थ्रू आउट द लाइफ टाइम। तो एक्यूट फेज में हम लोग एक्सरसाइज थोड़े प्रोटेक्टिव वे में करेंगे और ज्यादा वियर टियर ना हो जॉइंट को, तो जेंटल एक्सरसाइजेस वगैरह कराएंगे, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कराएंगे और कम से कम एक बार करना है उसको। उसके अलावा फिर हम क्रॉनिक फेज में, क्रॉनिक फेज जब हो गया है तो हम फिर क्या कहते हैं, लाइट रेसिस्टेंस एक्सरसाइज, कोर एक्सरसाइज, पोस्चरल, स्विमिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, जनरल स्ट्रेचेस वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज में हम स्ट्रेंथ को मेंटेन करना, फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना, पेन सिग्नल्स जो है उसको इनहिबिट करने के लिए लेंथ की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, जॉइंट की मोबिलिटी मेंटेन रखने के लिए थोड़ी बहुत मोबिलाइजेशन, स्लाइट जेंटल मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेज वगैरह पेशेंट की लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं। ओके। और जॉइंट प्रोटेक्शन के लिए हम पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं कि आप प्रोलॉन्ग पोजीशन, कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन को एक लंबे टाइम तक आप ऑप्ट आउट करके मत रखो, बैलेंस एक्टिविटी वगैरह करने के लिए हम बोलते हैं। और हमारा जो इन्वायरमेंटल चेंजेस है, ऑक्यूपेशनल चेंजेस है कि हम काम कहाँ कर रहे हैं, सिटिंग पोस्चर क्या है, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह करने में हेल्प करते हैं, पेशेंट को एडवाइस करते हैं। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर स्वानिक डिफॉर्मिटी या किसी भी टाइप की डिफॉर्मिटी या जॉइंट ज्यादा इन्वॉल्व है तो ऑर्थोसिस एडवाइस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। अल्टरनेट थेरेपीज में हम मसल थेरेपी, योगा थेरेपी, रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड पीरियड्स, ये सारे टेक्निक्स जो हैं अभी के टाइम पे देखे गए हैं कि ये भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में थोड़ा हेल्प करते हैं। So hereby I'm ending this lecture on rheumatoid arthritis। आप सबको पढ़ना है एंड कुछ भी प्रॉब्लम लगती है आपको तो आपने हमारे गूगल की क्लास में उस प्रॉब्लम को नोट करके रखना है एंड पूछ लें। ओके।